गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। आज 4th एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीट के लिए देखेंगे कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो सीट की बात करें तो सीट की जो विड्थ है बहुत थिन है, विड्थ है बहुत कम है, इसलिए हम अगर उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सीट के जो सरफेस एरिया उसी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज का। सीट का जो सरफेस एरिया बेटा उसी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप अपने जो रजिस्टर उसका एक पेज देखो, उस पेज की जो विड्थ बहुत थिन होती है, तो अगर हम उसको चार्ज देते हैं, ठीक है, अगर हम उसको चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे ही रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आपके पास इनफाइनाइट लेंथ की या इनफाइनाइट विड्थ की एक सीट है, इनफाइनाइट लेंथ बोलो या मैं बोलूँ उसका जो एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट तक हो सकता है, इस टाइप से है। मैं नीचे भी इसको बढ़ा सकता हूँ, ऊपर भी बढ़ा सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास सीट है ABCD, इसको मैंने ABCD से डिनोट किया है और इसको मैंने एक चार्ज दिया है +Q, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सारा का सारा चार्ज जो है इसकी सरफेस पे रुकेगा, टोटल चार्ज जो कहाँ जाएगा वो सरफेस पे। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि भाई जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम इसके सेंटर पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस ऊपर जाके एक पॉइंट ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं A1, और उतनी डिस्टेंस नीचे आके दूसरा एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं A2, और इस O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे जाके एक पॉइंट P ले लिया जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट ले लिया P जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो A1 से जब हम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ऐसे ही A2 की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ध्यान से देखो, आपके पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला A1OP, दूसरा A2OP, और दोनों में देखो ये वाली लेंथ, दोनों की एक साइड, ये वाली साइड इक्वल है, बीच वाली साइड कॉमन है, ये एंगल 90-90 है, 2 साइड एक एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल कैसे है बेटा? कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सारे एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये x तो ये भी x। और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, A1 की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज DE1 है, वेक्टर है। ऐसे ही A2 एलिमेंट की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, उसको लिखा जाएगा DE2 वेक्टर। और अब हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ध्यान से देखो, इस DE1 के 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही DE2 के 2 जो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। ये थीटा तो ये सामने वाला एंगल थीटा, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। DE1 के 2 कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला क्या होगा बेटा? DE1 cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? DE1 sin थीटा। ऐसे देखो, इसके 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा बेटा? cos DE2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? DE2 sin थीटा। अब ध्यान से देख बेटा, DE1 व DE2 के मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि देखो हम इस एलिमेंट पे जो चार्ज दे रहे हैं उतना ही चार्ज इस पे ले रहे हैं, बीच की डिस्टेंस इक्वल। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R²। आपके पास Q इक्वल है दोनों के लिए, R इक्वल है, तो क्या DE1 व DE2 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे? DE1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू DE2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ध्यान से देखो, ये वाले जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देंगे। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल्ड आउट। और ये दोनों कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे बेटा? एडेड अप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जितने भी हम इसमें ऐसे एलिमेंट लेंगे, सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को ऐड करेंगे। तो उससे क्या होगा? हम डायरेक्शन की बात करें पहले, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? हमने देखो सीट को ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर आई बेटा? इसके परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट और कंडक्टिंग प्लेट is always perpendicular to the surface of
कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन पता चल गई कि हमेशा जो भी सीट या प्लेट होगी हमारे पास उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सीट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो हमें डायरेक्शन पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, कोई समस्या नहीं है डायरेक्शन में। अब देखो, जब आप डायरेक्शन पता कर लेते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट क्या करना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको भी ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ईजी है। तो अब मैग्नीट्यूड के लिए हमें गॉस लॉ यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा? गॉस लॉ। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड के लिए आपको गॉस लॉ यूज करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपने सीट ली है, उसको किसी गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करना होगा, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कंसिडर करना होगा उसको। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के लिए देखो, आपके पास सीट है, आप इसको क्यूब के अंदर एनक्लोज कर सकते हो, क्यूबॉइड में ले सकते हो, किसी स्फीयर के अंदर ले सकते हो। तो ध्यान से देखो, ज़्यादातर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो जो नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसकी विड्थ बहुत कम है, उसको हम किसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कंसिडर कर लेते हैं, किसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर देते हैं। देखो, ये आ रहा डिस्टेंस, आधा सिलेंडर इस तरफ रख दिया, आधा सिलेंडर बैक साइड रख दिया। ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी आर मान ली, या एल ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज एल ले ली, तो इधर भी ये सेंटर पॉइंट है बीच में। अब ध्यान से देखो, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में आपके पास 3 सरफेसेस हैं, 2 सर्कुलर सरफेस S1 S2 और एक कर्व सरफेस बीच वाली S3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लिया ds, जिसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर कर लिया ds वेक्टर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी। एक एलिमेंट आप कहीं भी कंसिडर कर लो इसमें, सपोज मैंने यहाँ ले लिया, इसके एरिया वेक्टर की ds की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अब गॉस लॉ यूज करो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर्मूला क्या था? सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास सरफेस तो 3 है, आपके पास सरफेस तो कितनी है बेटा? 3 है, 3 सरफेसेस हैं। तो आप इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इस इंटीग्रेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 3 पार्ट्स में। देखो, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद सिग्मा क्यू की वैल्यू आपको पता है कि इसको हमने टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? प्लस क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें यहाँ पे, तो क्या लिखोगे? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, देन क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। ये इक्वेशन आपको काम में लेनी है, बाद में ये काम आएगी। पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू। कितना हो गया? टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, S1 सरफेस के लिए E और ds के बीच का एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। तो इसको क्या लिखा जाएगा? E ds cos 0। सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds cos 0 डिग्री प्लस S2 सरफेस के लिए ध्यान से देखो, इसमें भी E और ds के बीच एंगल 0 डिग्री है। क्या लिखा जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन S2 E ds cos 0 डिग्री
थर्ड वाले केस में देखो E और ds के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसको क्या लिखा जाएगा ई डी एस कॉस 90, सरफेस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस 90 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 90 जीरो होता है तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी बेटा। अब आपके पास ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची, तो ध्यान से देखो इसमें cos 0 की वैल्यू 1, E कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ds प्लस इस केस में भी यही आ जाएगा इंटीग्रेशन S2 ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ds S1 सरफेस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम ही होगा, और वो क्या होगा बेटा, हमने जो चार्ज लिया वो एक सीट के अक्रॉस लिया और हमने ऐसा माना कि पूरी सीट जो है वो हमारे जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में आ रही है। तो जो सीट का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सीट का हमने एरिया लिया है ए, वही आपके क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इसको लिखा जाएगा बेटा ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ध्यान से देख ई ए प्लस ये ट्वाइस ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में ले आओ, देन ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म देखनी है तो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू द सरफेस एन कैप लगा दो तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस है, इस केस में सीट या प्लेट के लिए। अब आप देखो ध्यान से, दो ग्राफ देखोगे, मैं एक ग्राफ की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अगर मैं सीट से डिस्टेंस पे जाता हूँ, काफ़ी डिस्टेंस पे या पास में रहता हूँ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब जो ई है वो कांस्टेंट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई और आर के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा। अगला जो ग्राफ है वो ध्यान से देख बेटा, ई व सिग्मा के बीच है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जैसे जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे ई की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे प्लस मतलब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ई भी इंक्रीज करता है, प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। अब आपको एक कंडक्टिंग प्लेट की बात करनी है। ये टॉपिक बहुत आसान था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगला जो टॉपिक है उसमें आपको एक प्लेट की बात करनी होगी। आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट होगी। प्लेट का मतलब उसकी कुछ विड्थ भी है, प्लेट का मतलब उसकी कुछ विड्थ भी है, बट उसको बोला है कंडक्टिंग प्लेट। क्या बोला हमने? कंडक्टिंग प्लेट। तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो ध्यान से देखो बेटा, इजी है। कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, तो जो डायरेक्शन है वो तो उसी मेथड से सॉल्व करनी है, जो डायरेक्शन है वो तो उसी मेथड से सॉल्व करनी है। कंडक्टिंग प्लेट केवल आपको मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, डायरेक्शन तो वही होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। अब हमें कैलकुलेट करना है केवल मैग्नीट्यूड। तो देखो प्लेट की बात करते हैं तो उसकी कुछ विड्थ भी है, प्लेट की कुछ विड्थ भी है। तो आप देखो ध्यान से, ऐसे ले लो उसको, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस क्यू चार्ज इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। गॉसियन सरफेस की बात करें सिलेंड्रिकली लेंगे, बट इस बार ध्यान से देखना, कंडक्टिंग प्लेट है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, अंदर चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हमें एक सरफेस को कंडक्टिंग प्लेट के अंदर दिखाना होगा, एक सरफेस को कंडक्टिंग प्लेट के अंदर दिखाना होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। एक जो सरफेस है उसको हमने अंदर दिखा दिया कंडक्टिंग प्लेट के। इसकी लेंथ कुछ भी मान ली, सपोज एल लेंथ, रेडियस आर, इसमें वही 3 सरफेसेज, एक सरफेस यहाँ डी एस, ई की डायरेक्शन सेम, ई तो यहाँ पे 0 होगा, अंदर ई की वैल्यू क्या होगी 0। एक सरफेस यहाँ दिखा दी, इसको मैंने S1 बोला, इसको मैंने S2 बोल दिया, और तीसरी जो थी उसको मैंने S3 बोल दिया। इधर देखो ध्यान से, डी एस वेक्टर व ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इधर डी एस आपका ऊपर, ई इसके परपेंडिकुलर, फिर वही गॉस लॉ यूज करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस 0,
ये परपेंडिकुलर होने के कारण जीरो केवल इसकी वजह से बचेगा। क्या लिखा जाएगा? सरफेस इंटीग्रेशन H2 E ds cos 0 E ds cos 0 इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर सरफेस इंटीग्रेशन ds cos 0 के वैल्यू Q की जगह क्या लिख देंगे? सिग्मा A, वही लिखा जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लिया, देन Q इक्वल्स टू सिग्मा A, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A लिखेंगे तो Q इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या है बेटा? A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वही होगा A, ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू क्या आई बेटे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको लग रहा है बहुत छोटा सा कराया मैंने, बट डायरेक्शन नहीं बताया क्योंकि आप सीट के जैसे ही निकालोगे। ये भी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से करना है। ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ऐसा लिखा जाएगा। अब आप ग्राफ देखोगे वैसे के वैसे ही बनेंगे दोनों ग्राफ। ई और आर के बीच ग्राफ, क्या ई जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा जो ग्राफ है ई और सिग्मा के बीच, हमें पता चल रहा है कि ई व सिग्मा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, देन ग्राफ लीनियर बन जाएगा। तो ये हमने कंडक्टिंग प्लेट के लिए सॉल्व किया। तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है। और अगर डायरेक्शन की बात करनी हो तो अपन को डायरेक्शन वैसे ही सॉल्व करनी है जैसे अपने नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए सॉल्व करिए। ठीक है, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू।